आधुनिक भारत का इतिहास रुका हुआ था, आज दोबारा प्रारंभ हो रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ मैंने अंग्रेजों की भारत विजय से किया है। ठीक है, अंग्रेजों की भारत विजय सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत को सबसे पहले विजय किया। अंग्रेजों की भारत विजय के क्रम में सबसे पहले मैं बंगाल राज्य पर अंग्रेजों के विजय के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, बंगाल पर विजय के क्रम में अंग्रेजों ने सबसे पहले प्लासी का युद्ध किया। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होगा। आज हम बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि और बक्सर के युद्ध का परिणाम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों की विजय पूर्ण हो जाएगी। लेकिन बंगाल पर विजय केवल कड़ी का केवल एक भाग है, पूरा भारत अभिशेष है। बंगाल पर विजय कब प्राप्त होती है पूरी तरह से? 1764 में। बंगाल पर विजय के बाद मैसूर की बारी आएगी, इसके बाद मराठा राज्य की बारी आएगी, हैदराबाद के निजाम की बारी आएगी, सिंध राज्य की बारी आएगी, फिर पंजाब पर विजय हासिल किया जाएगा। इसके बाद 1856 में अवध को विलय कर लिया जाएगा। अंग्रेजों से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, अवध से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल विलय कर लिया गया 1856 में। यानी 1757 में प्लासी से लेकर 1856 में अवध तक, इन 100 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर विजय हासिल किया। 1757 में प्लासी से 1856 में अवध तक 99 वर्षों के काल में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर लगभग सभी भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एक तरह से पूर्ण हो जाएगा 1856 में। इन 100 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों की नीतियां क्या रही, उनकी आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक नीतियां क्या रही, उनका अध्ययन किया जाएगा। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे 100 वर्षों के शासनकाल में। कब से कब तक? 1757 से 1857 तक 100 वर्षों के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन का प्रभाव। इसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतियां पढ़ेंगे, जिसका चरम उत्कर्ष था 1857 की क्रांति। 1857 की पहली क्रांति नहीं थी, इसके पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ तमाम नागरिक, आदिवासी, जनजाति विद्रोह हो चुके थे। इसका चरम स्वरूप था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के पश्चात हम भारत में सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान देखेंगे, जो कि प्रारंभ होता है राजा राम मोहन राय के शासनकाल से और अनवरत रूप से चलता रहता है 20वीं शताब्दी तक। ठीक है, सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान के काल के बाद भारत में 1857 की विजय ने सिद्ध कर दिया था कि भारत में लकड़ी डंडे से अंग्रेजों पर विजय नहीं हासिल की जा सकती। अंग्रेजों के खिलाफ एक चेतना जगानी होगी। इसी चेतना का नाम था राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के आसपास प्रारंभ होता है और उसका अंतिम परिणाम क्या था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय आंदोलन जो चला 1857 के बाद, यानी भारतीयों में चेतना का विकास किया गया, है ना। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तरह तरह से प्रचार करके अंग्रेजों के खिलाफ चेतना का प्रयास किया गया। चेतना जगाने का, ये बताने का कि अंग्रेज हमारे मित्र नहीं बल्कि शत्रु हैं। उस जमाने में बौद्धिक लोगों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी। 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन एक संगठित स्वरूप ले लिया, जिसका नाम था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 चरण संपन्न हुए। पहले नरमपंथी चरण, मतलब कांग्रेस पर पहले नरमपंथियों का कब्जा था, उसके बाद गरमपंथियों का कब्जा रहा। तो राष्ट्रवादी आंदोलन 2 रूपों में चला, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथ और गरमपंथ के बाद हम राष्ट्रवादी आंदोलन में गांधी युग का आविर्भाव देखेंगे कि कैसे एक नेता के रूप में गांधी जी का उद्भव होता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 1915 में। आंदोलन में उनकी भूमिका बढ़ती है। ठीक है, उनकी स्वीकार्यता कैसे जनता के बीच धीरे धीरे 3 आंदोलनों से बढ़ती जाती है। प्रारंभ के 3 आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा, है ना। इसके बाद पहला अखिल भारतीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसके बाद असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों में किस तरह से गांधी जी ने आंदोलन में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की और अंग्रेजों को जमकर चुनौती दी। इस तरह से होते हुए हम 1947 तक चलेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत पर अंग्रेजों की विजय हम देखेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने
मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यद्यपि मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी प्रदान करके बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेजों को सौंप दिया। उसने बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेजों को सौंपकर उन्हें खुश करने का प्रयास किया। लेकिन प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। वे जानते थे कि अगर ये नवाब मेरा साथ नहीं दिया, मेरे काम नहीं आया, तो मैं किसी को भी नवाब बना सकता हूँ। अंग्रेज ऐसा जानते थे। तो चूंकि किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे, इसलिए अंग्रेजों का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी अधिक से अधिक उपहार, गिफ्ट, ठीक है, और धन दौलत प्राप्त करने की प्रवृत्ति अंग्रेजों की बढ़ती गई। किससे? बंगाल के नवाब से। परिणाम ये हुआ कि मीर जाफर उनके लालच को वहन नहीं कर पाया और उसने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में बंगाल की गद्दी त्याग दिया। ठीक है, अपने दामाद मीर कासिम, दामाद था मीर जाफर का, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। 1760 में उसने सिंहासन का त्याग किया। यानी 1757 में प्लासी के बाद बंगाल का नवाब बना और 1760 में मीर जाफर ने सिंहासन को त्याग दिया। मीर जाफर की कहानी और जानने लायक बात केवल इतना ही है जीएस के लिहाज से। अब जीएस के लिहाज से मीर कासिम के बारे में जानने लायक बातें क्या हो सकती हैं, आइए आगे देखते हैं। मीर कासिम 1760 से 63 तक, यानी ये भी 3 साल और ये भी 3 साल, 1760 से 63 तक नवाब रहा। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य था। यानी प्रशासनिक कौशल और बुद्धि मीर कासिम के पास अन्य नवाबों की तुलना में ज्यादा थी। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य था। अंग्रेजों को काबू में करने के लिए मीर कासिम ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये चारों महत्वपूर्ण कदम क्या थे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है इस तरह से कि बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। ये सवाल जीएस में भी पूछा जा चुका है। तो अंग्रेजों को नियंत्रित करने के लिए मीर कासिम ने 4 कदम उठाए। उसने अंग्रेजों से दूरी बनाने के लिए, यानी अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों में अर्थात राजधानी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। क्यों? क्योंकि मुंगेर कलकत्ता के पास पड़ता था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के, इसलिए अंग्रेजों का हस्तक्षेप मुर्शिदाबाद में ज्यादा रहता था। इसलिए उसने अपनी राजधानी कलकत्ता से दूर मुंगेर में स्थापित की। इसके अलावा वो जानता था कि भविष्य में अंग्रेजों से कभी भी लोहा लेना पड़ सकता है, क्योंकि उसके ससुर मीर जाफर को अंग्रेजों के लालच के चलते जब गद्दी छोड़नी पड़ी थी, तो मीर कासिम भी अंग्रेजों की लालच को समझता था। साथ ही बहुत पहले से अंग्रेज बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग करते चले आए थे, जिससे बंगाल राज्य को भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान होता था। तो मीर कासिम जानता था कि अंग्रेजों से कभी भी लोहा लेना पड़ सकता है, इसलिए उसने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। यूरोपीय ढंग मतलब युद्ध का श्रेष्ठ तरीका, आधुनिक तरीका, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही मीर कासिम ने मुंगेर में एक कारखाना स्थापित किया। किस लिए? तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण के लिए। तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज ये सब बातें जान रहे थे। 3 बातें अंग्रेज जान रहे थे, तो उन्हें विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब चौथी बात अंग्रेजों ने जाना, जो 4 कदम उठाया था, चौथा कदम के बारे में जब अंग्रेजों को जानकारी मिली तो वे भड़क गए। चौथा कदम क्या था? अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार से सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी। ये दस्तक क्या था? आधुनिक भारत का पहला वीडियो, जिसमें प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि पढ़ाया हूं, उसे देखना आपके लिए अवश्य भावी है। उसे एक बार जरूर देख लीजिए। दस्तक के बारे में संपूर्ण जानकारी वहां मिलेगी। यहाँ पे रिपीट करूंगा संक्षेप में। तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर से सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक व्यापारिक फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। वो फरमान क्या था? इसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में चुंगी मुक्त अर्थात शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। एक प्रपत्र प्रदान किया गया था, जिसको दिखाकर अंग्रेजों को व्यापार पर चुंगी नहीं देना पड़ता था, शुल्क नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजों को मतलब कंपनी शुल्क मुक्त व्यापार करती थी। कहां? बंगाल में। ये अधिकार उसने अंग्रेजों को किसने दिया था? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया था, है ना। 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जारी व्यापारिक फरमान। इस व्यापारिक फरमान का नाम क्या था? दस्तक कहते थे इसे। तो दस्तक कंपनी को दिया गया था, लेकिन दस्तक का दुरुपयोग
कंपनी के अंग्रेज अधिकारी अपने निजी व्यापार में करते थे। यानी कंपनी तो दस्तक के आधार पर शुल्क मुक्त व्यापार करती ही थी, कंपनी के निजी अधिकारी और कर्मचारी भी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी निजी व्यापार के लिए दस्तक का दुरुपयोग करते थे। यानी अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत कारोबार के लिए व्यापार करते थे और दस्तक दिखाकर उस पर चुंगी नहीं देते थे। इससे बंगाल को साल दर साल राजस्व का काफी नुकसान होता था। मीर कासिम ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने क्या किया कि बंगाल में आंतरिक व्यापार से सभी शुल्कों की समाप्त कर दी, न केवल अंग्रेजों के लिए बल्कि साधारण भारतीय जनता के लिए भी। मतलब अभी तक अंग्रेजी कर नहीं देते थे व्यापार पर, अब भारतीय जनता को भी व्यापार पर कर नहीं देना पड़ेगा। इसका प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त हुआ। आइए समझते हैं कैसे। व्यापारिक चुंगी समाप्त कर देने से इसका लाभ सभी भारतीयों को मिलने लगा, लेकिन मीर कासिम का यह कदम अंग्रेजों को रास नहीं आया। क्यों नहीं रास आया? क्योंकि इसके पहले शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ 1717 के फरमान के अनुसार केवल कंपनी को मिलता था। शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ 1717 के फरमान के अनुसार केवल कंपनी को मिलता था। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। वास्तव में ये केवल विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं थी, अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर सीधे सीधे चोट थी। कैसे? भारतीयों पर से शुल्क समाप्त कर दिया गया उनके व्यापार पर से, तो अंग्रेजों के हित कैसे प्रभावित हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे कि अंग्रेज जब व्यापार पर शुल्क नहीं देते थे तो उससे अंग्रेजों को लाभ तभी होता था जब भारतीयों पर शुल्क लगाया जाए, भारतीयों के व्यापार पर शुल्क लगाया जाए, क्योंकि उसी स्थिति में अंग्रेज अपना माल व्यापार के माध्यम से सस्ते में बेच सकते थे। क्योंकि जब वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगाया जाता है तो वस्तुएं सस्ती होती हैं, जबकि बाकी भारतीयों के व्यापार पर शुल्क लगाया जाता था तो उनकी वस्तुएं महंगी हो जाती थी। अब क्रेता यानी ग्राहक यानी कस्टमर वस्तुएं देखता है, अंग्रेज और भारतीय नहीं देखता है। कस्टमर को क्या चाहिए? सस्ती वस्तुएं। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की वस्तुएं सस्ती होती थी दस्तक के कारण, और उनका माल फटाफट बिक जाता था। इससे अंग्रेजों को लाभ मिलता था। मीर कासिम ने उनके इसी हित पर चोट कर दिया। मीर कासिम ने समस्त व्यापार पर शुल्क की समाप्ति कर दी, जिससे भारतीयों की वस्तुएं भी सस्ती हो गई। अब अगर भारतीयों की भी वस्तुएं सस्ती हो गई तो अंग्रेजों की वस्तुएं कौन खरीदेगा? तो वास्तव में चोट यहां पे की गई थी, है ना। तो अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। यही बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। अंग्रेजों ने सबसे पहले कदम उठाते हुए 1763 में मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर उसके ससुर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया। ये सवाल बार बार पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अभ्यर्थी फटाक से जवाब देगा मीर कासिम। नहीं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया था। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन तैयार किया। इस सैन्य गठबंधन में 3 सेनापति थी। स्वयं मीर कासिम था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था क्योंकि वो भी अंग्रेजों से परेशान था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। सैन्य गठबंधन जो कि अंग्रेजों के खिलाफ कासिम ने तैयार किया। 3 सेनापति थे, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। एक तरफ सैन्य गठबंधन के 3 सेनापति थे और दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ये बार बार पूछता है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट, इस बार बंगाल युद्ध में अंग्रेजों की वास्तविक विजय होती, क्योंकि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की तरह कोई षड्यंत्र नहीं था। वास्तव में 3 सेनापतियों पर अंग्रेजी सेना की विजय थी, है ना। तो महत्व क्या है? प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, अर्थात प्लासी में विजय अंग्रेजों को एक षड्यंत्र के माध्यम से मिली थी, है ना। वो षड्यंत्र का परिणाम था। जबकि बक्सर भारतीयों की सम्मिलित सेना पर अंग्रेजों की श्रेष्ठता का प्रतीक था। बक्सर का युद्ध भारतीयों की सम्मिलित सेना पर अंग्रेजों की श्रेष्ठता का प्रतीक था। प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित की थी, जबकि बक्सर ने अंग्रेजों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बंगाल में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित की प्लासी ने, जबकि बक्सर ने अंग्रेजों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 सेनापतियों को पराजित किया था अंग्रेजों ने इसमें। बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और स्वयं मुगल बादशाह को ही पराजित कर दिया था, है ना। मुगल बादशाह ने क्या किया था गलती कि
जल्दीबाजी में आकर उसने मीर कासिम के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि अगर शाह आलम स्वयं पराजित हो जाएगा तो अंग्रेज एक अखिल भारतीय शक्ति बन जाएंगे। इससे समस्त भारतीय राज्यों में गलत संदेश गया। वो संदेश क्या था कि अंग्रेज जब मुगल बादशाह को ही, उसमें मुगल बादशाह वास्तव में ताकतवर नहीं रह गया था अकबर या औरंगजेब की तरह, लेकिन फिर भी भारतीय शक्ति का एक प्रतीक तो था ही मुगल बादशाह। अब मुगल बादशाह स्वयं पराजित हो गया तो समस्त भारतीय राज्यों में एक गलत संदेश गया कि अंग्रेज किसी को भी पराजित कर सकते हैं। अंग्रेजों की अजेयता का संदेश गया कि उन्हें पराजित करना कठिन है। ठीक है, बक्सर युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में लेकर बंगाल का नवाब बनाया। इसके बाद अब हम बंगाल की दोनों संधि इलाहाबाद की दोनों संधियां पढ़ेंगे। इलाहाबाद की पहली संधि मुगल बादशाह के साथ हुई और दूसरी संधि शुजाउद्दौला के साथ हुई। ये दोनों लोग तो अभी बाकी हैं, पराजित हुए हैं, तो अंग्रेजों से कुछ संधि करेंगे कि नहीं, कुछ लेना देना तो होगा ना। तो उस लेन देन को हमने इलाहाबाद की संधि का नाम दिया है। ये दोनों संधियां शाह आलम और शुजाउद्दौला के साथ की गई। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों की विजय पूर्ण होती है और फिर कभी भविष्य में बंगाल के नवाब का जिक्र अब नहीं आएगा। बंगाल के नवाब का ये अंतिम जिक्र था। इसके बाद अब भारत पर विजय के क्रम में अंग्रेज मैसूर पर विजय स्थापित करेंगे, फिर मराठों पर, है ना, फिर सिंध पर, फिर पंजाब पर, फिर अवध का विलय कर लेंगे। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के काल में, है ना, हड़प नीति के तहत कई छोटे छोटे राज्यों को हड़पा गया, उनका विलय कर लिया गया। एक प्रथा उस समय गोद लेने की प्रथा थी, जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे राजाओं के, वो गोद लेते थे। तो डलहौजी ने एक फरमान जारी किया कि वास्तविक पुत्रों को ही उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाएगा। भारतीय राज्यों के राजाओं के वास्तविक पुत्रों को ही उत्तराधिकारी माना जाएगा, जो गोद लिए हुए पुत्र हैं उन्हें हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इसे हड़प नीति की संज्ञा दी जाती है, व्यपगत का सिद्धांत या विलय सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समस्त जो छोटे मोटे राज्य थे उनको अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह से करके 1857 तक भारत पर अंग्रेजों की विजय पूर्ण होती है। एक दिलचस्प श्रृंखला चलेगी, आइए उसका अध्ययन करते हैं। फिलहाल इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नमस्कार।